वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिज्म। इसके अंदर इसका बैकग्राउंड देखें तो इसमें यह है कि मार्क्सिज्म से पहले कैपिटलिज्म था, और कैपिटलिज्म में ये था कि जो रिचर थे ओनरशिप का इसके अंदर कंसेप्ट था, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती थी। ओनरशिप ये थी कि इंडिविजुअलिस्टिक ओनरशिप भी होती थी इसके अंदर। ठीक है, कैपिटलिज्म जो है वो कहती है कि हर बंदा मेहनत करे, वो जितना कमा सकता है वो कमाए, वो ओनरशिप कर सकता है, ओनरशिप करे, इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर ना करे कि ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और इसकी तरफ से ओनरशिप पर कोई बार नहीं होना चाहिए। और इसीलिए इसमें ये होता है कि जो पुअर थे वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, और जो रिच थे वो दे विल बिकम मोर रिचर। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने देखा कि गरीब जो हैं वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और जो ओनरशिप जो है, जिनके पास ओनरशिप है, जो अमीर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर स्टेट का एक रूल होना चाहिए, और जो प्रॉफिट है वो कलेक्टिव होना चाहिए, वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के बारे में एक शहरजाद मुजब उनकी एक पब्लिकेशन है मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इज एसेंशियली द सेम एज सोशलिस्ट फेमिनिज्म एंड मटेरियलिस्टिक फेमिनिज्म। और जो दूसरे मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि औरत की ऑपरेशन की जो मेन रूट काज है वो है कैपिटलिज्म। ठीक है, और अब कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जो है दे आर एट अदर हेड्स एंड दे आर अपोजिट आइडियोलॉजीज़। और मार्क्सिज्म जो है, ये मार्क्सिज्म ड्रिप्स अवे मिथ्स फ्रॉम डेमोक्रेसी। और ये बात याद रखें कि डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म जो है दे आर गो अवे हैंड इन हैंड। डेमोक्रेसी कहती है कि हर बंदे के अपने ही राइट्स हैं, फ्रीडम टू चूज़ है, और जो मेजॉरिटी यूज़ करे वही होगा। फ्रीडम टू वोट है। ठीक है, इसलिए जो आपकी मार्क्सिज्म है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी अलाउज फ्रीडम टू वोट, फ्रीडम टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम टू ओन थिंग्स। और मार्क्सिज्म आपको ये नहीं देती है, जो आपको डेमोक्रेसी देती है वो मार्क्सिज्म नहीं देती। इसलिए मार्क्सिज्म ड्रिप्स अवे मिथ्स फ्रॉम डेमोक्रेसी टू रिवील अ सिस्टम ऑफ, और जो सिस्टम है वो है क्लास रूल का, दैट सम फोर्सेबल एक्सप्लॉइटेशन। और जो मार्क्सिज्म है वो कहती है कि डेमोक्रेसी जो है इसके पास सारी मिथ्स हैं, और इसको हमने आइडियलाइज किया हुआ है। और अगर इसके अंडरनीथ देखें कि क्या है, तो इसके अंडरनीथ सिस्टम ऑफ क्लास रूल है। आपकी सोसाइटी रिच एंड पुअर में डिवाइड हुई हुई है, हैव्स और हैव्स नॉट में। इसमें एक क्लास की एक्सप्लॉइटेशन होती है देन द अदर क्लास। सिमिलरली फेमिनिज्म भी ऐसा ही कुछ करती है। फेमिनिज्म ऑन द अदर हैंड शोज़ कि हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, या जो हमारा मॉडल है सोसाइटी का, इसको हम बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं। इसको हम इस तरह आइडियलाइज़ करते हैं कि मेल जो है वो ब्रेड विनर है, और फीमेल जो है वो होम मेकर है, और इट एक्सपोजेज द अंडरलाइन मेल डोमिनेशन इन दैट सिस्टम दैट रेस्ट्स ऑन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन जेंडर बाय द अदर जेंडर। और ये होता क्यों है? अगर हम देखें कि ये होता क्यों है, तो बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ वन जेंडर ओवर द अदर। जो लगता है कि एक जेंडर को दूसरे जेंडर पर एडवांटेज है, इसके एडवांटेज की वजह से जो एक्सप्लॉइटेशन होती है, इसके नाम पे इनहेरेंटली या एविडेंटली इसको जो है फेमिनिज्म एक्सपोज करती है। ठीक है, सो वी हैव टेक द टू इंटरप्रिटेशंस टुगेदर, दैट इज़ नोन एज द सोशलिस्ट फेमिनिज्म। हम इसको कंबाइन करते हैं, दोनों की पोस्टुलेट्स को बेसिकली मार्क्सिज्म को सॉर्ट ऑफ फेमिनिज्म पर अप्लाई करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि दीज टू आइडियोलॉजीज टेकिंग टुगेदर एज सोशलिस्ट फेमिनिज्म। और इस पर्सपेक्टिव का बहुत ज़्यादा स्ट्रैंड या फोकस बहुत ज़्यादा जो है वो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज पर है, और वो एक्सप्लेन भी करती हैं कि किस तरह सोसाइटी में पैट्रियार्की रिप्रोड्यूस करती है। Similarly, because of the reproduction of the ownership of resources from one male hire to another male hire, अब ये जो फेमिनिज्म है ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट थी इन 1970s में, जब वर्ल्ड ओवर इनहेरिटेंस लॉज में चेंजेस आना शुरू हुए। ठीक है, और तब इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। अब प्रेजेंट में देखें तो अब औरत ओनरशिप कर सकती है, इसके लिए ईजी है टू ओन प्रॉपर्टी, वो उस वक्त ईजी नहीं था। दूसरा, ये थर्ड वर्ल्ड में प्रोमिनेंट नहीं थी, ये वहाँ औरतों को प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स जो हैं वो नहीं मिलते थे, जैसे वेस्ट में मिल चुके थे। अगर अब आज देखें तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल शायद नहीं हो जितनी अब एशियन वर्ल्ड में या फिर थर्ड वर्ल्ड में एप्लीकेबल हो चुकी है। और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जब आपकी आई, एक न्यू इंटरेस्ट आया इन द रीडिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट थिंकिंग में। ठीक है, अच्छा, मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म हैव वन कॉमन थिंग, दैट इज़ दे आर बोथ क्रिटिकल वेज ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। क्रिटिकल थ्योरीज जो होती हैं वो चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करके इनको ठीक करने की कोशिश करती हैं, क्रिटिसाइज़ करती हैं इसको। दे पॉइंट आउट द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड देन टू फॉर वेज टू फिक्स इट। और जो स्ट्रक्चरल होती हैं वो कहती हैं कि ये सोसाइटी है, ये चीज़ इसके अंदर चल रही है और ये इसके लिए ज़रूरी है।
जो मार्क्सिज्म है वो क्रिटिकल वे ऑफ मार्क्सिज्म है। वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है हैव्स एंड हैव्स नॉट में डिवाइड हो गई है, और यहाँ क्लासिज्म है। जब तक हैव्स और हैव्स नॉट इक्वल नहीं होंगे, स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी मुतासिर होता रहेगा। यहाँ हैव्स नॉट का मतलब है ऑप्रेस्ड पीपल, जो ऑप्रेस हुए हुए हैं, वर्कर क्लास जो है, और हैव्स वो हैं जो एलीट क्लास के लोग हैं, ओनर क्लास है। जब तक ये हैव्स नॉट हैव्स के खिलाफ कोई रेवोल्यूशन नहीं लेकर आएंगे, तब तक ये इनइक्वलिटी जो है वो सोसाइटी के अंदर रहेगी। एंड दे क्रिटिसाइज इनहेरेंट इनइक्वलिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। और इसमें ये है कि औरत की कंडीशन ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ इस वक्त तक आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते जब तक इसका जो सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो रह रही है, इसका कॉन्टेक्स्ट या इसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, इसको जब तक अंडरस्टैंड नहीं कर लें। हर औरत की जो पोजीशन है, स्टेटस है, इसको आप इन आइसोलेशन फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट जब आप देखेंगे तो आपको इनइक्वलिटीज़ नज़र आएंगी। जब तक ये कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट ठीक नहीं होगा और इंडिविजुअल लेवल पर आप जितना मर्जी ठीक कर लें इसको, अल्टीमेटली मेजॉरिटी ऑफ वुमेन विल स्टिल सफ़र फ्रॉम दीज एक्सप्रेसिव प्रैक्टिसेस। सोशलिज्म कहती है कि लिबरल फेमिनिज्म की तरह नहीं है। ये लिबरल फेमिनिज्म जो है ये आपकी इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी है, और जो आपकी मार्क्सिज्म थ्योरी है ये है कलेक्टिविस्टिक थ्योरी। और ये एक क्रिटिकल थ्योरी है जो सोसाइटी को क्रिटिकल लेंस से देखती है। ठीक है, तो ये कहती है कि जब तक सोसाइटी में आपके मसले, प्राइमरीली ये जो क्लास डिफरेंस है ये मोर और लेस मैप हो रहा है, ये आपकी इनइक्वलिटी में मोस्टली जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो मेन आर ओनिंग दीज रिसोर्सेज और वुमेन हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, या फिर ये ऐसी एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज है विच हैज़ अ लॉट ऑफ बैरियर्स। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी में ज़्यादा एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज मर्दों के पास है और सोसाइटी में इनइक्वलिटी है। अगर वर्ल्ड ओवर देखें तो देयर आर बिलियनियर्स एंड मेजॉरिटी ऑफ बिलियनियर्स आर मैन। अगर औरतें हैं भी बिलियनियर्स तो बाय विचू दे आर कनेक्टेड टू दोज मैन। इंडिविजुअल लेवल पर आपको बहुत कम एग्जांपल्स मिलती हैं। सी यूएस प्रेसिडेंट्स तो ऑल ऑफ देम आर मैन। कुछ बायस है सोसाइटी में, वेस्टर्न सोसाइटी में भी ज़्यादा है और हमारी सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा है। And now you need to change the context first. So Marxist and socialist feminist perspective hold the woman weak position or corresponding male dominance, which is not due to the biological factor as is the conventional wisdom. It's because of the social and economic factors. And ये जो है कंपेयर करता है इस मैन एंड वुमेन की रिलेशनशिप को। बेसिकली जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है ये थ्योरी सोसाइटी को क्लासेस में डिवाइड करती है। ये थ्योरी सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड करती है। ठीक है, एक आपकी वर्कर क्लास है जिसको वो कहती है प्रोलिटेरिएट, और एक आपकी ओनर क्लास है जिसको वो कहती है बोर्जियोस कहती है। ठीक है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ये कहती है कि ओनर क्लास के पास रिसोर्सेज की एक्सेस ज़्यादा है, वो सोसाइटी का सारा माल ओन करते हैं एंड देन दे गिव आउट जॉब्स टू दीज पीपल हु आर फ्रॉम वर्कर क्लास। इनमें वर्कर्स का कोई जो है वो शेयर नहीं होता, ये सैलरी पर ही गुजारा करते हैं। इससे ये होता है कि वर्कर सारी ज़िंदगी सैलरी पर गुजारा करते हैं और इनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। एंड ओनर क्लास गेट्स एंड कीप्स एक्सप्लॉइटिंग वर्कर क्लास और रिच, और वो जो है वो रिच से रिचर होते जाते हैं। वर्कर क्लास इसको यूज़ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि इसकी एक्सेस नहीं होती। अब रिसोर्सेज तक अगर आप वर्कर क्लास को ये कहते हैं कि मेहनत करो और ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा मेहनत करो, तो इससे चेंज नहीं आएगा, सिचुएशन चेंज नहीं होगी। इसी तरह अगर औरत को आप कहें कि अपनी सिचुएशन चेंज करने के लिए ये कर लो ये कर लो, घर से बाहर कहीं सेटल हो जाओ, घर में ऑपरेशन है तो बाहर कहीं सेटल हो जाओ, वहाँ मेहनत करो, जहाँ भी जाएगी वहाँ अगर सोसाइटी ऐसी है जो औरत को एक सर्टेन कंफर्ट नहीं देती तो इसको डिस्कम्फर्ट तो होगा। एक्सेप्शंस में शायद ना हो, बट मैं यहाँ जो है जनरली ट्रेंड की बात कर रही हूँ। वो जो है वो कंपेयर करते हैं, जो मर्द और औरत का रिलेशनशिप है इसको कंपेयर करते हैं विद प्रोलिटेरिएट और बोर्जॉइज में। प्रोलिटेरिएट जो है वो वर्कर क्लास है और बोर्जॉइज जो है वो ओनर क्लास है। ठीक है, अब एक मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं फ्रेडरिक एंजल्स, जिन्होंने कार्ल मार्क्स के साथ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने अपनी एक बुक में द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में उन्होंने एनालाइज़ किया कि अगर हमारी हिस्ट्री को देखें तो जैसे जैसे हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता गया, मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी सोसाइटी में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग है वो क्या है। शुरू में हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग जो थी वो नोमैडिक थी। नोमैडिक से पहले जो थी वो हंटर गैदर थी, या लोग हंट करते थे या फिर अपनी फूड गैदर करके इसको यूज़ करते थे। सो देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। पीपल यूज टू सेटल देयर वेयर दे फाउंड फूड, जहाँ उनको हंटिंग के लिए मटेरियल मिल जाता था या उनको कुछ फ्रूट्स वगैरह या एडिबल प्लांट्स मिल जाते थे, वहाँ रहने लग जाते थे। देन इसके बाद नोमैडिक ये थी कि पीपल यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स। फिर हर्डिंग आई। इसके बाद फर्स्ट सेटल्ड सोसाइटी जो आपकी आई वो थी एग्रीकल्चर मोड ऑफ एक्शन था।
और एग्रीकल्चर में आपकी सबसे पहले स्मॉल स्केल प्रोडक्शन आई कि बस इतना ही प्रोड्यूस करें कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आई फिर इसके बाद, जिसकी वजह से आपकी लैंड ओनरशिप का जो है वो कंसेप्ट आया। और लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मतलब ये था कि आपके बड़े बड़े पैचेस ऑफ लैंड पर फैमिली सेटअप होना शुरू हो गए, और दे यूज टू ग्रो क्रॉप्स, फूड, एंड बिकॉज दे कुड नॉट मूव फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड बिल्डिंग होम्स ओवर देयर। और वहाँ से ओनरशिप का कंसेप्ट जो है वो बिल्ड होना शुरू हुआ कि ये मेरी ज़मीन है और ये तुम्हारी ज़मीन वाला काम वहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इस काम में ओनरशिप मर्द की होती थी, औरत की नहीं होती थी। इट्स वेरी रेयर एंड ग्रेजुअली दैट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टार्टेड। और जब ओनरशिप की बात आई तो ये था कि जिसकी ओनरशिप होगी उसी की बात चलेगी, तो वुमेन स्टार्टेड टू बी लेफ्ट आउट। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, फैक्ट्रीज सेटल होना शुरू हुई, वहाँ फिर हार्ड लेबर चाहिए था। पहले तो सब औरतें मर्दों के साथ खेतों में काम करती थी, सब इक्वल था काम, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मर्द जो थे वो माइग्रेट होना शुरू हो गए टुवर्ड्स फैक्ट्रीज, और औरतें जो थी वो हार्ड लेबर नहीं कर सकती थी, सो इनको घर के अंदर ही रहना पड़ता था, और वो दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर मैन। देन ग्रेजुअली मैन हैड मोर एक्सेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर, एंड वुमेन हैड लेस एक्सेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर। और इससे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आ गई, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड ओनरशिप रिसोर्सेज, इससे मेल की जो है वो डोमिनेशन और जो सोसाइटी में पेट्रियार्की थी वो इंक्रीज़ हो गई। सो बात ओरिजिनली यहाँ से स्टार्ट हुई थी। NGOs ने भी यही बात कही थी कि वुमेन वर ओरिजिनली इक्वल टू मैन इन कम्यूनल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन। कम्यूनल का मतलब ये है कि कम्युनिटी, ठीक है। और यही बात फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी बुक में भी कही थी। फिर वो कहता है कि वुमेन लॉस पावर प्रॉपर्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड मेंस कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सो ऑन। इसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, तो कैपिटलिज्म अराइज हुई इसमें। फिर प्राइवेट स्फीयर आई जिसमें उसमें मैन ब्रेड विनर था और वुमेन होम मेकर डायनामिक में आई। पहले ऐसा नहीं था, पहले स्ट्रिक्ट डिमार्केशन नहीं थी। जब कैपिटलिज्म आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, फैमिली अकोमोडेटिव प्रोडक्शन सेपरेट हुई, तो वुमेन वर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन मैन। तो इसने कहा कि औरत जो है अगर वो होम मेकर है तो वो फुली अपने आप को एग्जर्ट कर रही है। अगर वो बाहर का काम नहीं करती तो घर में ऑब्वियसली इनको बच्चों को संभालना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, तो इसके लिए इनको कोई उजरत नहीं मिलती। इसके लिए स्टेट को कुछ करना चाहिए, स्टेट को उनको कोई मंथली वजीफा देना चाहिए। अब ये बहुत से ममालिक में इम्प्रैक्टिकल लगता है, मगर कुछ ना कुछ हद तक जो है चीज़ आना शुरू हो गई है। जैसे मेटर्निटी लीव का पहले कोई कंसेप्ट नहीं था, और ये मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज्म की लाइन पे ये जो है बिल्कुल फिट आती है एग्जांपल। सो जो आपकी सोशलिस्ट फेमिनिज्म है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, वो ये नहीं कहती कि रेवोल्यूशन लेकर आओ या नई सोसाइटी बनाओ। वो कहती है कि अब सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में जो बड़ा इशू है वो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है, कि एक तो वेजेस गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन टू जेंडर्स, दूसरा एक्सेस टू हाई पेइंग प्रोफेशंस वो होनी चाहिए, ठीक है। औरत के खिलाफ जो है बायस नहीं होना चाहिए। औरत विदाउट पे काम करती है, शी गिव्स बर्थ टू किड्स दैट इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, सो ऑल ऑफ दैट इम्पैक्ट्स हर परफॉर्मेंस, ठीक है, और दैट इम्पैक्ट्स हर टू रीच एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। सो सोशलिस्ट फेमिनिज्म कहती है कि इक्वल जेंडर एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, औरत को इक्वल एक्सेस होनी चाहिए, इसको सपोर्ट टू इसको स्टेट को इसे सपोर्ट करना चाहिए। और फिर ये इंटरसेक्शनलिटी की बात करती है, बिकॉज ये क्लास डिफरेंस की बात करती है और जेंडर इनइक्वलिटी की बात भी करती है, तो ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करती है, ठीक है। सो ये मोर इंटरसेक्शनल है इन नेचर। दूसरा, इट टाइज इकनॉमिक ऑटोनॉमी टू हर इमेंसिपेशन, कि जब तक औरत की इकनॉमिक ऑटोनॉमी सोशल लेवल पर नहीं होगी तब तक इसकी इमेंसिपेशन या अपलिफ्ट नहीं हो सकती। लिबरल फेमिनिज्म भी ये बात करती है, मगर वो इंडिविजुअल लेवल पर करती है, और सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है सोसाइटल और स्टेट लेवल पर बात करती है। ये सम ऑफ इट्स पॉइंट्स आर वैलिड। अब इसकी नोटेबल एडवोकेट्स या मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट देख लें तो जूलियट मिचेल है एक, उन्होंने वुमेन्स ऑपरेशन इन 4 की एरियाज़ में उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि लाइक वर्क, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअलिटी एंड सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। और इसकी प्राइमरी एडवोकेट्स में आ जाता है एलिसन जेगर आ जाती हैं और क्लारा जेटकिन आ जाती हैं। फिर डियाना फिली है, इसने आर्ग्यू किया था फैमिली सोशलाइजेशन के बारे में, ऑफ क्लास इनइक्वलिटी एंड स्ट्राटिफिकेशन। फिर मार्गरेट मेंस्टन आ जाती हैं, फिर मार्गरेट मेंस्टन है इसकी, ठीक है। और इसके बाद है हर थ्योरी पर क्रिटिसिज्म है, इस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ। इस थ्योरी पर सबसे मेजर ये क्रिटिसिज्म है कि इट्स टू मच फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा फोकस है कि एक्सेस टू रीच होनी चाहिए टू द रिसोर्सेज, कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि इसमें बैरियर्स नहीं होने चाहिए। ये बात तो करती है कि सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट औरत के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सोशल एस्पेक्ट है इसको सम सॉर्ट ऑफ इग्नोर ही कर देती है, फोकस इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर ही करती है। और ये कैपिटलिज्म पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है, मगर कैपिटलिज्म ने औरतों को राइट्स दिए हैं कि अगर औरत खुद से कोई बिजनेस करना चाहती है तो करे।
कैपिटलिस्टिक एक ऐसी थ्योरी है कि वो कहता है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है या आपने कुछ मतलब अगर औरत के पास कोई आइडिया है, वो कुछ बना सकती है, वो बनाए, मेहनत कर सकती है, मेहनत करे, जिससे अच्छी चीज़ तुम सेल कर सकते हो तो तुम करो। गवर्नमेंट विल नॉट स्टॉप यू एंड नो मैटर हाउ मच यू अर्न यू कैन डू दैट। एंड ये चीज़ अगर मर्दों को फ़ायदा पहुंचा रही है तो औरतों को भी पहुंचाए। कैपिटलिज्म हैज़ डेफिनेटली इम्प्रूव्ड लिव्स ऑफ वुमेन एज वेल। ओवरली क्रिटिकल है कैपिटलिज्म, लेकिन इस वजह से भी इसको जो है मार्क्सिज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है। और इसके बाद इसको कंक्लूड करें तो द फंडामेंटल गोल ऑफ दीज फेमिनिस्ट वाज द नीड टू रिमेन कंसिस्टेंट इन द स्ट्रगल। वुमेन को इनकरेज करने के लिए हर जगह पर वट एवर वेज दे कैन टू अपोज स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन या इनइक्वलिटी या जस्ट इनजस्टिस। तो दैट ब्रिंग्स द एंड ऑफ द थ्योरी। अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।